India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आप देख रहे हैं कोर्ट्स राउंडअप और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। ऑक्सीजन की कमी पर सुप्रीम कोर्ट ने दिखाई सख्ती, केंद्र से कहा रोज 700 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की व्यवस्था करें। केंद्र को सुप्रीम कोर्ट में झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश में दखल नहीं देगा। केंद्र को 1200 एमटी ऑक्सीजन राज्य को सप्लाई करनी होगी। सेंट्रल विस्टा मामले में फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से किया इनकार। याचिकाकर्ता ने कहा जब देश में स्वास्थ्य आपातकाल जैसा हो माहौल तो ऐसे में निर्माण कार्य कैसे चल सकता है। India Legal presents Courts Roundup. देश की राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत अभी खत्म नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक बार फिर से इस मामले में कड़ा रुख अपनाया है। दरअसल दिल्ली को फिर 700 एमटी से कम ही ऑक्सीजन मिला। अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को फिर फटकार लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें सख्त फैसला लेने पर मजबूर न करें। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि बीते दिन आपने हलफनामा दिया था, 700 एमटी ऑक्सीजन सप्लाई किया गया है और हम साफ कर देना चाहते हैं कि दिल्ली को हर रोज 700 एमटी ऑक्सीजन मिलना चाहिए, सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि हर रोज। दिल्ली को ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नसीहत देते हुए कहा है कि आप हमें कड़े फैसले के लिए मजबूर न करें। दिल्ली को प्रतिदिन 700 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है। दिल्ली सरकार की ओर से अदालत में कहा गया था कि उसके आदेश के बाद भी हर दिन 700 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित नहीं हो पा रही है। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि उसे हर दिन दिल्ली को 700 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित करनी होगी। कोर्ट ने कहा कि उसे ये सप्लाई तब तक जारी रखनी होगी जब तक कि आदेश की समीक्षा नहीं की जाती है या कोई बदलाव नहीं होता। अदालत में केंद्र सरकार का पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से बेंच ने कहा हमें किसी सख्त फैसले के लिए मजबूर न करें। अपने अधिकारियों को आदेश दें कि वो हर दिन 700 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित करें। इससे पहले गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा था कि दिल्ली में कोरोना मरीजों की जरूरतों को पूरा करने के लिए हर दिन 700 मैट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई सुनिश्चित करनी चाहिए। अदालत ने कहा था कि यदि कुछ भी छिपाने के लिए नहीं है तो फिर सरकार आगे आकर देश को ये बताना चाहिए कि किस तरह से केंद्र सरकार की ओर से ऑक्सीजन का आवंटन किया जा रहा है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से हर दिन राजधानी के लिए 700 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई की मांग की है। उनका कहना है कि यदि दिल्ली को प्रतिदिन 700 मैट्रिक टन ऑक्सीजन मिलती है तो वो सुनिश्चित करेंगे कि राजधानी में किसी मरीज की ऑक्सीजन की कमी के चलते मौत न हो। अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को कहा यदि हमें ऑक्सीजन की पर्याप्त सप्लाई मिलती है तो फिर हम दिल्ली में 9000 से 9500 बेड की व्यवस्था कर पाएंगे। हम ऑक्सीजन बेड तैयार कर सकेंगे। मैं आप लोगों को भरोसा दिलाता हूं कि 700 मैट्रिक टन सप्लाई होने पर दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हो सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार द्वारा कर्नाटक हाई कोर्ट द्वारा राज्य के लिए लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के प्रतिदिन के कोटे को 1200 मैट्रिक टन बढ़ाने के लिए जारी निर्देश के खिलाफ दी गई चुनौती को खारिज कर दिया है। केंद्र को सुप्रीम कोर्ट में झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश में दखल नहीं देगा। केंद्र को 1200 एमटी ऑक्सीजन राज्य को सप्लाई करनी होगी। कर्नाटक हाई कोर्ट ने केंद्र को कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए राज्य को ऑक्सीजन का आवंटन
965 टन से बढ़ाकर 1200 टन करने का निर्देश दिया गया था। केंद्र ने इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप करने की गुहार लगाई थी। शीर्ष न्यायालय ने कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से शुक्रवार को इनकार कर दिया। कर्नाटक ऑक्सीजन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र पर सख्ती दिखाई है। कोर्ट ने कहा है कि केंद्र ऐसी स्थिति न बनाए जहां कोर्ट को सरकार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी पड़े। आपको बता दें कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य को 1200 मीट्रिक टन ऑक्सीजन रोजाना मुहैया कराने को कहा है, लेकिन केंद्र सरकार का कहना है कि अचानक इतनी बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन सप्लाई करने को उन्हें समय चाहिए, लिहाजा फिलहाल इस आदेश पर स्टे लगाया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस शाह ने आदेश में कहा, हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश पारित करने के लिए पर्याप्त कारण बताए हैं। इस तथ्य के संबंध में कि राज्य द्वारा की गई मांग का आधार न्यूनतम 1162 मीट्रिक टन ऑक्सीजन प्रतिदिन है। हाईकोर्ट का निर्देश केवल एक अंतरिम दिशा निर्देश है। हाईकोर्ट का आदेश कैंटर और राज्य के बीच एक आपसी प्रस्ताव को नहीं रोकता है। इस चरण के आदेश में हम हाईकोर्ट के आदेश को सावधानी पूर्वक और शक्ति के न्यायिक अभ्यास के रूप में पाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश में दखल नहीं देंगे। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि 3.95 लाख मामलों पर कर्नाटक के अनुसार 1700 मीट्रिक टन आवश्यकता है, 1100 मीट्रिक टन न्यूनतम आवश्यकता है। हाईकोर्ट ने इस मामले में असाधारण अभ्यास किया है। हाईकोर्ट इस समय आंख मीच कर नहीं बैठे रह सकते। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि इस मुद्दे को सुलझाने के लिए केंद्र कर्नाटक के अधिकारियों के साथ एक साथ बैठने को तैयार है। पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट ने आदेश को लापरवाह तरीके से पारित नहीं किया, क्योंकि ये राज्य की ऑक्सीजन मांग पर आधारित था, जो न्यूनतम 1100 मीट्रिक टन है। हाईकोर्ट ने पहले केंद्र को राज्य की मांग पर विचार करने का निर्देश दिया था और ये ध्यान देने के बाद ही ऑक्सीजन कोटा पर्याप्त रूप से नहीं बढ़ाया गया। अगले दिन आदेश पारित किया। इस बीच बेंगलुरु में एक कोविड-19 अस्पताल में त्रासदी हुई, जिसमें लगभग 22 रोगियों की ऑक्सीजन की कमी के कारण मौत हुई। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम साफ करना चाहते हैं कि अगले आदेशों तक आपके 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन रोजाना दिल्ली को देनी होगी। कृपया हमें ऐसी स्थिति में न ले जाएं जहां हमें सरकार के खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी पड़े। केंद्र ने कहा कि तो फिर हाईकोर्ट को ही ऑक्सीजन का वितरण करने दें। मद्रास, तेलंगाना सभी हाईकोर्ट आदेश दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश में दखल देने से इनकार किया। कोर्ट ने कहा कि हम सही मौके पर दखल देंगे। हम कर्नाटक के लोगों को बीच में लटका कर नहीं रख सकते। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं तिहाड़ जेल में कैदियों के कोरोना संक्रमित होने की खबर आई है, साथ ही 2 कैदियों की कोरोना से मौत होने की भी खबर है। इन हालात पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और कैदियों को जमानत पर रिहा करने पर विचार कर रहा है। आपको बता दें कि पिछली बार सुनवाई के दौरान ये सीजीआई एन.वी. रमन्ना ने कहा था कि मौजूदा हालात कैदियों के लिए भी बहुत खतरनाक है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सबसे बड़ी तिहाड़ जेल में 190 कैदियों के कोरोना संक्रमित होने और 2 कैदियों के कोरोना से मौत होने की खबर के बाद जेलों में कोरोना को लेकर पैदा हुए हालात पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। जेलों में कोरोना के संक्रमण मिलने की खबर के बाद अब सुप्रीम कोर्ट कैदियों को जमानत पर रिहा करने पर विचार कर रहा है। कोर्ट ने कहा है कि इस पर आदेश जल्द पारित किए जाएंगे। पिछली बार भी कुछ खास कैटेगरी के कैदियों को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर रिहा किया था। सुनवाई में सीजीआई एन.वी. रमन्ना ने कहा कि मौजूदा हालात बहुत खतरनाक है। कोरोना की दूसरी लहर पिछली बार से भी ज्यादा परेशान करने वाली है। पिछली बार दाखिल हुई याचिकाओं पर फिर से विचार करने की जरूरत है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 23 मार्च 2020 को हाई पावर कमेटी का गठन करने का निर्देश दिया था। कमेटी ने कैदियों को रिहा करने का दिशा निर्देश बनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए एक बार फिर से कमेटी का गठन किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि जेलों के भीड़ भाड़ के कारण स्थिति बहुत बुरी है। 90% कैदी जिनको पिछली बार रिहा किया गया था वो वापस आ गए। ज्यादातर जेल कैदियों से भरी पड़ी है। वरिष्ठ वकील कॉलिन गोंसाल्व ने सुझाव देते हुए कहा कि जिन कैदियों को जमानत पर रिहा किया गया था और वो वापस जेल आए, उनको वापस से नियमित जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए। दिल्ली की सबसे बड़ी तिहाड़ जेल में 190 कैदियों को कोरोना संक्रमण हो चुका है। इनमें 2 की कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। जेल प्रशासन द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार तिहाड़ जेल में अब तक कुल मिलाकर 190 कैदी संक्रमित हो चुके हैं, जबकि अब तक 121 कैदी कोरोना महामारी को मात दे चुके हैं। फिलहाल दिल्ली की जेलों में एक्टिव मामलों की संख्या 67 है। बात अगर जेल के स्टाफ की करें तो अब तक 304 जेल स्टाफ कोरोना संक्रमित हुए हैं, जिनमें 293 ठीक हो गए।
जबकि 11 अभी भी पॉजिटिव हैं। इन 11 जेल स्टाफ में मंडोली जेल के जेल सुपरिटेंडेंट अनीता दयाल और 2 जेल डॉक्टर्स भी शामिल हैं। कोरोना का साया राजधानी दिल्ली में स्थित देश की सबसे बड़ी जेल तिहाड़ जेल पर भी पड़ चुका है। हालांकि कोरोना के केस बढ़ने की वजह से तिहाड़ जेल प्रशासन ने करीब 4000 कैदियों को पैरोल पर छोड़ने का निर्णय लिया। तिहाड़ जेल से इन कैदियों को 90 दिन के अंतरिम जमानत पर छोड़ा जाएगा। तिहाड़ जेल में 10,026 कैदियों की क्षमता है, लेकिन फिलहाल 19,679 कैदी यहां बंद हैं। जेल में कोरोना संक्रमण की सेकेंड वेव के चलते 300 से ज्यादा कैदी और 100 से ज्यादा कर्मचारी संक्रमित हो चुके हैं। इतना ही नहीं, बीते हफ्ते में 5 कैदियों की कोविड से मौत हो चुकी है। इसलिए तिहाड़ जेल प्रशासन ने ये फैसला लिया ताकि जेल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट। दिल्ली में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य रोकने पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि इन्हीं याचिकाओं ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है और ऐसे में उस पर 17 मई को सुनवाई है। मामले में याचिकाकर्ता की ओर से वकील सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि इस प्रक्रिया में तेजी से मजदूरों पर कोविड का खतरा है। उन्होंने कहा कि हम मानवीय संकट का सामना कर रहे हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, मौतें हो रही है। दिल्ली आपदा प्रबंधन अथॉरिटी ने सारा निर्माण कार्य रोकने का आदेश दिया हुआ है, लेकिन सेंट्रल विस्टा में काम जारी है। उन्होंने आगे कहा कि निर्माण कोई अनिवार्य गतिविधि नहीं है, इसे रोका जा सकता है। सेंट्रल विस्टा मामले में फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कहा है कि वो हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस से सोमवार को सुनवाई का अनुरोध कर सकते हैं। फिलहाल हाई कोर्ट मामले की सुनवाई कर रहा है और हम दखल नहीं देंगे। गौरतलब है कि सेंट्रल विस्टा परियोजना पर रोक लगाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। याचिकाकर्ता के वकील सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि मुद्दा बहुत सरल है। परियोजना जनवरी में पारित हो गई है, लेकिन जहां तक मानव जीवन का सवाल है, सरकार का दायित्व है कि हमारे मानव जीवन की रक्षा करे। उन्होंने कहा कि हमें इस मामले में चिंतित होने की जरूरत है, जबकि सरकार केवल 3 से 4 किलोमीटर के निर्माण को लेकर चिंतित है। याचिकाकर्ता ने कहा कि देश में स्वास्थ्य प्रणाली पूरी तरह से विफल हो गई है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब देश में स्वास्थ्य आपातकाल जैसा माहौल है, तो ऐसे में निर्माण कार्य कैसे चल सकता है। जब मजदूरों के स्वास्थ्य खराब होंगे तो स्थिति और खराब हो जाएगी। हम पूरे प्रोजेक्ट पर रोक नहीं चाहते, बल्कि इंडिया गेट के आसपास पर रोक चाहते हैं। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में 17 मई तक सुनवाई टाल दी है। ऐसे में हाई कोर्ट को जल्द सुनवाई करने को कहा जाए। 20,000 करोड़ की लागत से बन रहे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के निर्माण को जरूरी सेवाओं की कैटेगरी में रखा गया है, जिसे लेकर विपक्ष ने विरोध जताया। दिल्ली में लॉकडाउन लगा हुआ है। इस योजना को हाल ही में पर्यावरणीय अथॉरिटी से भी ऑल क्लियर का इशारा मिल चुका है। इसके बाद संभावना जताई जा रही है कि नया प्रधानमंत्री आवास दिसंबर 2022 तक बनकर तैयार हो जाएगा। वहीं नया उपराष्ट्रपति आवास अगले साल मई तक बनकर तैयार हो जाने की उम्मीद है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के निर्माण को जरूरी सेवाओं की कैटेगरी में रखा गया है, जिसे लेकर विपक्ष ने विरोध जताया। इस दौरान ऐसे ही कंस्ट्रक्शन साइट्स को परमिट मिली हुई है, जहां पर कामगारों को वहीं पर रहने की सुविधा दी गई है। हालांकि पिछले हफ्ते चेकिंग की गई तो कंस्ट्रक्शन साइट पर बहुत से कामगार वहां रहते हुए नहीं दिखाई दिए। इनमें से बहुत से वर्कर कई किलोमीटर दूर से आना जाना कर रहे हैं। इस योजना को हाल ही में पर्यावरणीय अथॉरिटी से भी ऑल क्लियर का इशारा मिल चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि केंद्र और राज्य सरकार ने कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाली आयातित दवाओं की जगह स्थानीय दवाओं को विकल्प के रूप में उपयोग के लिए बढ़ावा क्यों नहीं दिया। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी की पीठ ने कहा कि विदेशी दवाओं को लोकप्रिय बनाने के कारण स्पष्ट है और ऐसे में लेकिन अगर हमारे पास विकल्प है तो स्थानीय दवाओं का उपयोग क्यों ना करें। ये वही है, आपको हनुमान की भी आवश्यकता नहीं है। हिंदू महाकाव्य रामायण के मुताबिक कैसे एक स्थानीय औषधि वनस्पति संजीवनी से लक्ष्मण की जान बचाई गई और ऐसे में पीठ ने कहा कि आवश्यक दवाओं की बिक्री से किसी को भी लाभ की अनुमति नहीं दी जा सकती। ये केंद्र और राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। आपको आगे बढ़कर सोचना होगा, रखना होगा और भारत में विदेशी ड्रग कंपनियां इस तरह मुनाफा नहीं कमा सकती। पीठ राज्य में कोविड-19 प्रबंधन के लिए दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए अधिवक्ता राजेश इमामदार ने बताया कि किस तरह से मुंबई के बाहर विशेष रूप से
टोसिलीजुमैब और फेविपिराविर जैसी दवाओं की उपलब्धता नहीं होने के कारण मरीज मर रहे हैं। कोर्ट ने इसके लिए बात सर्वोच्च न्यायालय में भी केंद्र की ओर से दाखिल किए गए हलफनामे का हवाला दिया, और जिसमें केंद्र का दावा है कि स्थानीय रूप में आपको बता दें कि जो तमाम तरह की दवाई हैं इनके विकल्प के रूप में सामान या अधिक प्रभावी है। हलफनामे में कहा गया कि ये एक गलत धारणा है कि केवल टोसिलीजुमैब द्वारा ही कोविड-19 रोगियों का इलाज किया जा सकता है। बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच में राज्य में सभी रोगियों के लिए ऑक्सीजन बेड, कोविड-19 दवाओं की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने और डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों के लिए सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने और कोविड-19 वार्डों में उनके खिलाफ उत्पीड़न और हिंसा से बचने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जाने की मांग को लेकर याचिका दायर की गई। दक्षिण गोवा अधिवक्ताओं एसोसिएशन द्वारा याचिका को समयबद्ध तरीके से कोविड-19 का पता लगाने के लिए टेस्ट कार्यक्रम को बढ़ाने और सभी आयु वर्ग के लोगों को टीकों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देशों के लिए स्थानांतरित किया गया। इस मामले के उत्तरदाताओं में गोवा राज्य, भारत सरकार और गोवा एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स, गोवा मेडिकल कॉलेज के डीन और स्वास्थ्य सेवा निदेशालय और गोवा शामिल है। ऐसे में याचिका में कहा गया कि गोवा में बिस्तरों की उपलब्धता में कमी होती जा रही है, जिसके चलते गंभीर रोगियों को ट्रॉलियों और फर्शों पर लिटाया जा रहा है और उन्हें महत्वपूर्ण कोविड-19 वार्ड्स में वेंटिलेटर पर रखा गया है। इसके अलावा याचिका में ये भी कहा गया कि 30 बेड की क्षमता वाले वार्ड्स में औसतन 50 से ज्यादा मरीज है। कोविड-19 वार्ड्स में डॉक्टरों और चिकित्सा पेशेवरों द्वारा सामना किए गए हिंसा और उत्पीड़न के उदाहरणों का उल्लेख करते हुए याचिका में कहा गया है कि उत्तरदाताओं को डॉक्टर्स और अन्य चिकित्सा कर्मियों के खिलाफ हो रहे उत्पीड़न और हिंसा को रोकने के लिए उपाय करने के लिए दिशा निर्देश दिए जाएं। कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस MY इकबाल का 70 साल की उम्र में निधन हो गया। न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त इकबाल मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। आपको बता दें कि दिसंबर 2012 में वे भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने और फरवरी 2016 में सेवानिवृत्त हुए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 10 दिन पहले उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के मेदांता में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। जस्टिस MY इकबाल का जन्म 13 फरवरी 1951 को हुआ था। वर्ष 1974 में रांची विश्वविद्यालय से उन्होंने LLB की डिग्री हासिल की और वह गोल्ड मेडलिस्ट रहे। अपने करियर की शुरुआत जस्टिस इकबाल ने वर्ष 1975 में किया और 9 मई 1996 में पटना हाईकोर्ट में वे जज बन गए। इसके बाद वे 14 नवंबर 2000 को झारखंड हाईकोर्ट के जज बने। इसके बाद वे झारखंड हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस बन गए और ऐसे में आपको बता दें कि वे 11 जून 2010 को मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस भी बने थे। 24 नवंबर 2012 को वे सुप्रीम कोर्ट के भी जज नियुक्त किए गए थे। इसके बाद फरवरी 2016 में जस्टिस इकबाल रिटायर हुए थे। जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय ने यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि 45 वर्ष से अधिक आयु के वकीलों को कोविड-19 प्रतिरोधी टीका 1 सप्ताह के भीतर लगा दिया जाए। कोर्ट ने आदेश दिया कि 18 से 45 आयु वर्ग के वकीलों को भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए और कोविन एप्लीकेशन पर रजिस्ट्रेशन करने के 2 सप्ताह के भीतर ही उनका टीकाकरण किया जाना चाहिए। यह आदेश एक डिवीजन बेंच ने दिया, जिसमें चीफ जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस संजय धर भी शामिल थे। पीठ कोविड-19 महामारी के बीच नागरिकों के जीवन को बचाने के लिए पर्याप्त चिकित्सा सहायता के संबंध में एक स्वतः संज्ञान याचिका पर सुनवाई कर रही थी। ये देखते हुए कि सरकार महामारी को नियंत्रित करने और पूर्ण चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए उचित कदम उठा रही है। खंडपीठ ने कहा कि बहुत कुछ किया जाना आवश्यक है और निम्नलिखित बिंदुओं पर निर्देश पारित करने की आवश्यकता है। वकीलों का पंजीकरण और टीकाकरण। डिवीजन बेंच ने 45 वर्ष से अधिक आयु के वकीलों के पंजीकरण और टीकाकरण के संबंध में कोर्ट ने रजिस्ट्री को ऐसे अधिवक्ताओं के पंजीकरण के लिए तारीख तय करने का निर्देश दिया। यह आदेश दिया गया कि ऐसे वकीलों के समूहों का टीकाकरण करके कुछ तारीख तय की जाए और ऐसे में या तो हाईकोर्ट
कैंपस या मेडिकल कॉलेज या अस्पताल में कुछ उपयुक्त जगह पर सहमति दी जा सकती है। 18 से 45 वर्ष के बीच के वकीलों के टीकाकरण के संबंध में न्यायालय ने सलाह दी कि वे निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार टीकाकरण के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करवा सकते हैं। आगे आदेश दिया गया कि एक बार पंजीकृत होने के बाद उन्हें टीकाकरण की सुविधा प्रदान की जाएगी। एक समूह में या तो उपयुक्त स्थान पर उपयुक्त तारीख पर या दो उन्हें प्राथमिकता के आधार पर टीकाकरण के लिए जल्द से जल्द एक स्लॉट दिया जाएगा। यदि संभव हो तो पंजीकरण की तारीख से 2 सप्ताह की अवधि के भीतर। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.